तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे आप लोग। तो अब हम लोग 11th क्लास की तीसरी वीडियो पे आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 की। तो देखो स्टूडेंट, अब ये जो वीडियो होने वाली है वो एक तरीके से मैथ के बारे में होने वाली है। जो जितनी भी हम मैथ यूज़ करेंगे अपनी फिजिक्स के अंदर 11th में और 12th में, तो एक अलग से ये वीडियो बहुत ज़रूरी होती है। होता क्या है कि जब हम लोग अवकलन या समाकलन का यूज़ करते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो, अब मान लो स्टार्टिंग में अभी जो 11th में आए हैं जिनके पास मैथ भी है, उन्हें अवकलन के बारे में नहीं पता, लेकिन चैप्टर में फिजिक्स में आता है तो वो कर तो लेते हैं लेकिन ढंग से नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, जब मैथ में एक बार उनको पढ़ा दिया जाता है तो उन्हें बहुत अच्छा करके समझ में आता है और 12th में वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं उसे। लेकिन बात करें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की, तो भैया उनके पास तो मैथ है नहीं, मैथ से पीछा छुड़ाने के लिए तो वो उन्होंने बायो ली, लेकिन फिजिक्स जो पटकी मारती है उन्हें, क्योंकि भैया वहाँ पे आपका अवकलन और समाकलन यूज होता है। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप यहाँ समझ लेते हैं उसको, ठीक है, बहुत से स्कूल वाले मतलब मजे मजे में समझा देते हैं, वहीं 2-4 फॉर्मूले लिखवा देते हैं, तो बच्चा इतना क्लियर नहीं कर पाता और आगे दिक्कत आती रहती है, खासकर बायो वाले स्टूडेंटों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अवकलन के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा और जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आपका फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, मैथ में देखो वो अच्छे करके पढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पे मैं फिजिक्स लेवल का आपको पढ़ाऊंगा कि कितना फिजिक्स में यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, नोट्स आपके बनने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे हम अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। अवकलन, जिसे इंग्लिश में डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज का पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, मैथ का टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनने चाहिए आपके बेहतरीन तरीके से। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अब क्या होगा, इसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप लोगों ने 10th क्लास में अगर मान लो एक ग्राफ है x वर्सेस y का, यानी कि y और x अक्ष का, ठीक है, इसमें हम लोग एक इस तरीके से ग्राफ बना देते हैं, ये सीधी रेखा। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा, आपसे पूछा जाता था कि इस ग्राफ की ढाल क्या होगी, जिसे इंग्लिश में स्लोप भी कहते हैं, तो ये क्या होगा, तो आपको पता होता था कि क्या होता है वो, एक्स एक्सिस के साथ ये ग्राफ जो थीटा बना रहा है उसका tan ले लेंगे हम लोग, यानी कि tan थीटा। तो ये इसकी ढाल होती थी। और जरा क्लियर करें तो सीधा सीधा देखो, मैं इतना डीपली नहीं जा रहा हूं, अभी फॉर्मूले ऊपर ऊपर बात कर रहा हूं। तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला होता था ये ढाल निकालने का। ठीक है दोस्तों, नहीं भी पता तो कोई नहीं, अब यहाँ पे बता रहा हूं तो समझो उसे। तो देखो ये ढाल निकालने का फॉर्मूला होता था, इस तरीके से हम निकालते थे। अब दोस्तों मान लो, ये तो सिंपल कर्व है, यहाँ पे अगर मान लो मैं ढाल निकालूंगा इस और इस पॉइंट के बीच की, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्या कहते हैं, एंगल वही बनेगा थीटा जो इधर बन रहा है। अगर इधर देखूं तो इधर भी एंगल वही बनेगा थीटा जो इधर बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और एंगल सब में बराबर बराबर बन रहा है, तो यहाँ तो आप आराम से निकाल दोगे। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं आपका ग्राफ चेंज करके कुछ ये ग्राफ बना दूं, y और x के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ, ठीक है, तो देखो अब मैं कहूं इस पॉइंट पे इसकी ढाल बताओ, या इन दोनों पॉइंट पे ये ढाल क्या होगी इसकी, तो आप क्या बता सकते हैं ढंग से इसकी? देखो करना कुछ नहीं होता, जिस पॉइंट पे करने वहां पे हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो मुझसे जाते हुए स्पर्श रेखा कुछ ये खींच देंगे, ठीक है, और ये जितना एंगल बनाएगी वो आपका हो जाएगा tan थीटा। लेकिन अब यहाँ पे खींचेंगे तो ध्यान से देखो, ये स्पर्श रेखा इसको टच करते हुए जा रही है, नहीं जा पाएगी क्योंकि थोड़ा सा कर्व इधर है ये, तो आप इसकी ढाल ढंग से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में साइंटिस्टों ने क्या करा, उन्होंने कहा कि यार स्पर्श रेखा खींचनी है तो इस वाले पॉइंट को, ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 बोल दिया है, तो पॉइंट 2 को उठा के हम पॉइंट 1 के बहुत ज्यादा पास ले आएंगे। बहुत ज्यादा का पास मतलब अगर मैग्नीफाई करके बनाऊं, ठीक है, इसी चीज को, तो जैसे ये पॉइंट 1 है, देखो इतना बड़ा बड़ा, तो लगभग लगभग पॉइंट 2 इधर आ जाएगा उठ के। रियलिटी में देखो कितना दूर है ये, लगभग लगभग देखो इतना सा इनके बीच स्पेस बचा है। ध्यान रखना कि पॉइंट 2 पॉइंट 1 के ऊपर नहीं आया है, लगभग लगभग उसके बिल्कुल पास आ चुका है। तो देखो अब जब हम y2 माइनस y1 करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे, तो ये हमें लगभग लगभग 0 के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पास आ गया, दोनों के बीच कोई दूरी नहीं है। देखो 0 नहीं प्राप्त होगा लेकिन लगभग 0 के बराबर प्राप्त होगा। सेम ऐसी x2 माइनस x1 भी हमें
लगभग लगभग 0 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो फिजिक्स में ऐसी चीजों को जो बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा यानी कि 0 के बराबर कह सकते हो उसे, लेकिन होता नहीं है वो, तो ऐसी चीजों को हम लोग बोल देते हैं फिजिक्स में। जैसे अब ये y है तो इसे dy बोल देंगे, और ये x है तो इसे dx बोल देंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है इस चीज को? अगर माइनस करने पे वो चीज लगभग 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, लगभग लगभग यानी कि पूरा 0 नहीं है लेकिन हाँ 0 कह सकते थे उसे, बहुत छोटी चीज है, तो उसको dy, और अगर x वाला है तो dx। तो सेम अब देखो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, dy/dx, ये आपका मेन फॉर्मूला है अवकलन का। ठीक है, बहुत ही मेन फॉर्मूला है, इसे आपको आज के बाद समझ के रखना है। dy और dx क्यों यूज हुआ ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो सबसे पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया टॉपिक है पूरा। अब मैं आपको बताता हूं आगे का केस। तो दोस्तों इतनी बातें करी, सारी चीज निकल के लास्ट में ये आया जो कि मेन है। अब देखो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मैं ये कह सकता हूं यहां पे, ठीक है, कि यहां पे हमने क्या करा, x के सापेक्ष हम देख रहे हैं कि x के सापेक्ष, देखो नीचे x है, उसके सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, ठीक है, x के सापेक्ष y में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से, अरे देखो मैं एक तरीके से और बताता हूं, हमने पढ़ा था क्या, पावर पढ़ रखी है हमने, शक्ति बराबर क्या होता है W/T। तो हम इसे क्या बोलते थे यार, कार्य करने की दर। और मैंने बोल दिया कि कार्य बहुत ही छोटा है तो इसमें स्मॉल d लगा दिया दोनों तरफ, भैया छोटे से समय में छोटा कार्य होगा। तो इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, कार्य करने की दर। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये जो है dy/dx, ये x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है। ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि x के बढ़ने पर y में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरी ही चीज को हमने उठा के अवकलन का नाम दिया। ठीक है, यानी कि अवकलन क्या चीज निकल के आई समझ के, कि कोई भी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, समझ रहे इस चीज को। यानी कि यहाँ पे x के सापेक्ष y में परिवर्तन हो रहा है, तो वही क्रिया अवकलन कहलाती है आप लोगों की। समझ गए दोस्तों? जैसे पावर, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पावर ले लो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, करंट ले लेते हैं, जैसे I = Q/T, I = Q/T यानी कि आवेश में परिवर्तन की दर। ठीक है, अगर d लगा दे तो आवेश में परिवर्तन की दर हो जाएगा समय के सापेक्ष। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ये आपको याद रखना है आज के बाद कि dy/dx क्या होता है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं ढाल। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है आज के बाद, और इसे जितना याद रखो। तो फ्रेंड्स अब देखो हम अब अवकलन के कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूले क्या क्या होते हैं वो आपको याद करने होंगे। तो अब हेडिंग आप लोग डालिए फॉर्मूले, ठीक है, या फॉर्मूलाज। सबसे पहले फॉर्मूला जो आता है वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, मान लो आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है किसी कांस्टेंट चीज का। कांस्टेंट चीज का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल फिक्स है, जिसका मान बिल्कुल फिक्स होता है, तो उसका अवकलन हमेशा 0 आएगा। ठीक है, मान लो आपको दिया y = 2 और कहा इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो ऐसी कोई सी भी कांस्टेंट चीज का अवकलन हमेशा 0 आता है। समझ गए? जैसे बोल दिया आपसे y = 100 और बोला इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो सीधा dy/dx क्या है, कांस्टेंट है एक, तो इसका भी 0 आएगा, क्योंकि भैया x के सापेक्ष किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं होगा इन संख्याओं में। अगर y 2 है तो भैया 2 ही रहेगा, 100 है तो 100 ही रहेगा। तो सारी कांस्टेंट चीज जो भी आपकी है वहां आपका 0 आएगा। तो पहला फॉर्मूला आपका ये बन गया। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। ठीक है, d/dx x⁴n, यानी कि मान लो आपको कोई भी y = x⁴n दिया है, उसका फॉर्मूला होता है n x⁴n-1। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो आपका ये फॉर्मूला होगा। याद रखना है आपको, जो भी पावर होगी वो n इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और फिर x की पावर में से n जो भी पावर होगी इसमें से 1 घटा दो। इसको समझो, जैसे मान लो आपको y = x² दिया और कहा इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो क्या करेंगे, dy/dx करेंगे। यहाँ पे देखो x की पावर में क्या है, 2 है, समझ गए,
तो जो भी होता है पावर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो फ्रंट पे आ जाएगी उठ के, और x ऐसे ही रहेगा। फिर n-2 यानी कि n की जगह जो भी है, यहाँ पे 2 था तो 2, उसमें से 1 घटा देंगे, तो आपका आंसर आएगा 2x की पावर 1 यानी कि 2x। ठीक है, अब चलो दूसरा देखते हैं। मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है और बोला इसका इसके सापेक्ष अवकलन करो, तो आपको भी फॉर्मूला पता है, आपने सीधा सीधा dy/dx निकाला। जो भी पावर है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्रंट पे आ जाएगी, पावर 3 थी फ्रंट पे आ गई x, फिर n-1 यानी कि 3-1, तो 3x²। तो आप क्या देख रहे हैं, जो भी पावर होती है उसमें से एक माइनस कर देते हैं और वो फ्रंट पे आ जाती है पहले पावर। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो ये सवाल हो गया। अब एक और सवाल लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 दी और का इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो सीधी सी बात dy/dx इज इक्वल टू जो भी पावर फ्रंट पे आई 2, 1/2 पावर थी वो आ गई आपकी फ्रंट पे यहाँ पे, और फिर x ऐसे का ऐसे ही जो भी पावर है उसमें से 1 घटाओ, 1/2 माइनस 1 कर दिया, तो 1/2 x की पावर जब करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा भाई, आधे में से 1 घटाओ तो माइनस का हाफ। तो ये आपका आंसर आएगा, जिसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, नीचे जाके प्लस की हो जाएगी वो पावर, तो ये आपका dy/dx। अब ऐसे ही मान लो y इज इक्वल टू आपका आया x टू दी पावर कुछ भी ले लो 3/2 और कहा इसका भी अवकलन करो भाई, तो कुछ नहीं करना, dy/dx जो भी पावर है, देखो फॉर्मूला में याद है, जो भी पावर है वो फ्रंट पे आ जाएगी। 3/2 है तो 3/2 फ्रंट पे, फिर x ऐसे का ऐसे ही 3/2-1, क्योंकि जो भी पावर होती है n पावर है, यहाँ पे n की जगह 3/2 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा x की पावर 1/2। ठीक है, तो ये आपके आंसर आएंगे और इस तरीके से सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे अप्लाई करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा फॉर्मूला आप कौन सा है, फटाफट से देखो चेक करते हैं। मान लो अब आपको दिया ये dy/dx e की पावर x, तो e की पावर x का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो सेम यही होता है, e की पावर x, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर जो भी x है वो यही रहेगी। ठीक है, फिर चौथा फॉर्मूला आता है d/dx log x e/x, तो इसका होता है 1/x। ठीक है, जो भी मान लो x होगा वो 1/, में चला जाएगा। जैसे मान लो आपको दिया y इज इक्वल टू log बेस e4 और कहा इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो कुछ नहीं करना, dy/dx। देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो dy/dx, इधर मुझे दिखा log x वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो मैंने क्या करा, जो भी x होता है वो 1/, यहाँ x की जगह क्या है 4 है, तो 1/4 आंसर इसका। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला होता है आप लोगों का, फॉर्मूले d/dx a की पावर x यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, इसका फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x log e/x। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से आप कर लेंगे इसे, a की पावर x कुछ भी हो, a की पावर x log e/x। मान लो आपको ये दिया y इज इक्वल टू 4 की पावर x। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हो सकती है कांस्टेंट चीज, उसकी पावर x चढ़ा दी, तो अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे dy/dx a की पावर x, तो भैया 4 की पावर x ही रहेगा, log e/x की जगह क्या है यहाँ पे भैया x ही है तो x ही रख दिया। तो ये आपका इस तरीके से होगा फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगला जो फॉर्मूला है वो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है, वो है d/dx sin x, यानी कि sin x का आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो क्या होगा इसका, sin x का cos x प्लस का, याद रखना आपको sin x का, मान लो आपको दिया y इज इक्वल टू sin x और बोला इसका अवकलन करो, तो सीधी सी बात है dy/dx इसका जो होगा वो cos x होगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं छठे फॉर्मूले की तरफ, d/dx cos x का होता है माइनस का sin x। देखो जितनी भी आपके c से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे cos, cosec, cot, उनके माइनस में ही आएगा अवकलन भी। ठीक है, अवकलन माइनस में ही आएगा आप लोगों का। तो यहाँ तक आ गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 6 मुझे लगता है अभी आप याद रख लो, होते तो और भी हैं,
ये आपके मेन है सारे के सारे। इन 6 को फॉर्मूले को याद करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको दिया है सवाल ये y इज इक्वल टू 5x², ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें एक फॉर्मूला तो रह गया, तो वो भी नोट कर लो, ये भी मेन ही होता है। वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन बना देते हैं हम लोग, dx/x, यानी कि अब x के सापेक्ष ही x का अवकलन कर रहे हैं तो 1 ही आएगा, ठीक है। फॉर्मूला वैसे कोई नहीं होता ये, चाहे तो बता भी दूंगा, ये x की पावर n वाला ही फॉर्मूला है आपका भैया। x की पावर समझ लो, यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया x और कहा इसका x के सापेक्ष अवकलन करो तो dy/dx, यहाँ पे x की पावर 1 मान लेंगे, बोला फ्रंट में उठ के आ जाता है 1, x की पावर 1 - 1 जो भी पावर हो उसमें से एक घटा दो तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 इसका मतलब वो 1 हो गया तो 1 ही आएगा इसका। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है लेकिन याद रखना आप लोग। अब देखो सवाल जो था ये वाला था ऊपर वाला, मान लो आपको बोला इसका अवकलन करो तो बहुत सिंपल dy/dx। देखो जो भी कांस्टेंट होते हैं जैसे 5, 6, 7, 8 जो भी होंगे हम उसको बाहर ले लेते हैं, इसको नहीं करना, इसको ऐसे का ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अगर खाली कांस्टेंट होता तो 0, लेकिन यहाँ पे x² मल्टीप्लाई में, ये बात ध्यान रखना, तो ऐसी चीज में यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इस वाले को जो बाहर कांस्टेंट टर्म होता है उसे ऐसे का ऐसे ही रखते हैं और अब अंदर वाले का अवकलन करेंगे x², तो x² का 2 बाहर आ जाएगा भैया, x² में ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, x की पावर n, 2 बाहर आ जाएगा, x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, फिर जो भी पावर है उसमें से 1 घटा दो तो 2 - 1 करा तो 5 इंटू 2x और गुणा करेंगे तो 10x आएगा आपका ये वाला आंसर, ठीक है। एक और करते हैं, चलो देखते हैं। मान लो आपको दिया y इज इक्वल टू इस बार 7x की पावर 3, 7x की पावर 3 ये दिया और बोला इसका x के सापेक्ष अवकलन करो तो हम dy/dx निकालते हैं इसका। देखो मैंने बोला अगर मल्टीप्लाई में है ये इसके साथ तो इनको तो छेड़ना ही नहीं है कांस्टेंट चीजों को, तो 7 ऐसे का ऐसे ही रखा। अब बचा मान लिया ये x की पावर 3, अब इसका करते हैं हम लोग, तो जो भी पावर होती है वो फ्रंट में आ जाती है। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, इतनी बार कराया, जो भी पावर है फ्रंट में, फिर x ऐसे ही, जो भी पावर है उसमें से 1 घटा दो, 3 थी 3 में से 1 घटा दिया तो 7 ब्रैकेट में 3x², 7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 21x², तो ये आपका आएगा आंसर इस वाले का, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल को ऐसे करते हैं, यहां तक आ गए। अब मिटा देता हूं इस चीज को। अब हम लोग करते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में इतना लिख देता हूं, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब जोड़ घटान इनका। भैया कैसे जुड़ते हैं, ये कैसे घटते हैं, तो देखो बहुत सिंपल होता है। मान लो आपको इक्वेशन दी है, मैं इक्वेशन के रूप में दिखा रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो आपको दिया है y इज इक्वल टू 5x प्लस 6x² प्लस 9 और बोला इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है। जुड़ रहे हैं देखो सारे के सारे टर्म, तो x के सापेक्ष अवकलन में हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल तरीके से ऐसे लिखेंगे, सबका अलग अलग अवकलन करना है, सबका अलग अलग। 5x का अलग, देखो 5x में 5 ऐसे ही रहेगा, x का मैंने बताया अभी क्या होता है 1 हो जाता है भैया, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, अरे 5 ऐसे ही रहेगा, अंदर जाएगा dx/x, dx तो 1 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस था प्लस 6 ऐसे ही रहेगा, इनको छेड़ना ही नहीं है, x² का 2 बाहर आ जाएगा और x रहेगा जो कि 2 - 1 करेंगे, अब थोड़ा शॉर्ट चल जाते हैं, प्लस अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ किसी की गुणा नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे 6 के साथ x² की गुणा हो रही थी, यहाँ 5 के साथ x की, तो हम इन्हें नहीं ट्रीट कर रहे थे, इन्हें ऐसे कैसे ही रख दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो ये अकेला 9 है, ये 9 x के सापेक्ष भैया परिवर्तित होगा नहीं होगा, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा 0, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म का 0। तो आपका आंसर आएगा 5 प्लस इन दोनों की गुणा 12x, या 12x प्लस 5, x वाले को पहले लिख लिया, तो ये आंसर आएगा आपका। एक और सवाल लेते हैं जरा ढंग से। मान लो y इज इक्वल टू दिया आपको 6x³ माइनस 7x² प्लस 7x प्लस 9x, या 9 ही रख लो, चलो इस बार 7 रख लेते हैं यार, फिर बच्चा कहेंगे 9 रख दिया। इसका भी आपको करना है तो बस इधर तो dy/dx बड़े आराम से। अब देखो यहाँ 6 की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, x³ से, अब 6 ऐसे का ऐसे ही रखा जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं छेड़ना उसे,
एक्स क्यूब का करते हैं, एक्स की पावर 3 यानी कि 3 फ्रंट में आ जाएगा, एक्स ऐसे का ऐसे ही, एक घटा देते हैं पावर में से तो 3 में से एक जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस का निशान तो माइनस। अब देखो इसकी भी मल्टीप्लाई हो रही है तो 7 को नहीं छेड़ना, ऐसे ही लिख देना है, एक्स स्क्वायर का 2 बाहर और एक्स 2 में से एक घटाएंगे तो ऊपर पावर 1 ही बचेगी, जिसे हम खाली 2x भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बीच में प्लस, ये वाला प्लस, फिर 7 इंटू एक्स तो 7 ऐसी और x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी देखो 1 कर देते हैं गुणा में, प्लस अब ये खाली 7 ऐसे ही है, कोई x वगैरह नहीं, तो इसकी वैल्यू में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, तो 0। तो सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 18x स्क्वायर माइनस के 14 यानी कि 14x प्लस 7, तो ये आंसर आएगा आपका। तो ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो भी जोड़ेंगे घटेंगे नॉर्मल अलग अलग उन्हें हम बांट देते हैं, समझ गए। अब हम बात करते हैं अगले की, इनका स्क्रीनशॉट सबसे पहले लो, आप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अगले की बात करता हूं फटाफट। अब मान लो अब कि ये जो सवाल है वो दिया कुछ इस तरीके से, x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। अब x इंटू साइन एक्स का तो मतलब है इन दो चीजों की हो रही है गुणा, ठीक है। पहले तो जोड़ रहे थे, तो जोड़ने में या घटने में हम क्या कर रहे थे, अलग अलग उन्हें अवकलन कर रहे थे उन लोगों का। यहाँ पे इन दोनों टर्म की क्या हो रही है, गुणा हो रही है, तो ऐसे में मेथड लगता है यूवी मेथड, ठीक है, यूवी मेथड या एफ एक्स और जी एक्स जो भी मेथड है आप कहना चाहो वो वाला मेथड। तो देखो इस मेथड में क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमें निकालना है तो इसमें u ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरे वाले का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो u ऐसे का ऐसे ही रखा, दूसरे वाले का x के सापेक्ष कर दिया, प्लस बीच में प्लस, अब दूसरा वाला v ऐसे का ऐसे ही, पहले का अवकलन x के सापेक्ष। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है ऐसे सवालों में, कब, जब दो चीजों की गुणा हो रही हो तब ये वाला मेथड लगता है। देखो बहुत सिंपल है, पहला ऐसे ही, दूसरे का अवकलन, ठीक है दोस्तों। तो अब ये यूवी मेथड है, अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं इस वाले फॉर्मूले में, तो इसको आपको याद ही रखना है। मान लो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया है, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कोई बीच में जोड़ नहीं रहे या कोई घट नहीं रहे, बल्कि गुणा हो रही है। तो जब भी गुणा होगी तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। फटाफट से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं इसका। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो x है वो u है और साइन एक्स को v मान लेते हैं, किसी को भी u और किसी को भी v मान लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u ऐसा ही यानी कि साइन एक्स x ऐसा ही, और फिर v का अवकलन यानी कि साइन x का अवकलन करेंगे जो कि होता है cos x, बीच में प्लस, अब v ऐसा ही यानी कि साइन x ऐसा ही, और x का अवकलन करेंगे तो 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने पे साइन x ही आएगा। एक और ले लेते हैं सवाल, मान लो y इज इक्वल टू दिया आपको एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो पता चल गया, देखो दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू वी मैथड, किसी को भी u मान लो, मैंने इसे u मान लिया और इसको v मान लिया मैंने, तो u ऐसा ही यानी कि एक्स स्क्वायर ऐसा ही, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे यानी कि v का अवकलन डी वी अपॉन डी एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है दोस्तों, माइनस साइन एक्स, और फिर प्लस कॉस एक्स सब ऐसे ही रहेगा यानी कि v ऐसे ही, u का अवकलन तो एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर में देखो 2 आ जाएगा फ्रंट में और 2 - 1 करेंगे तो 2x, तो ये आपका आंसर आएगा, माइनस को बाहर ले लेंगे, इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारा यूवी मेथड यानी कि जब मल्टीप्लाई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लो, उसके बाद देखो बात करते हैं एक और। मान लो अब क्या हो रहा है कि आपको एक सवाल दे दिया इस तरीके से, ठीक है। तो अब बहुत से स्टूडेंट तो क्या करेंगे, वो सोचेंगे यार कोई बात नहीं, x को ऊपर ले जाते हैं यानी कि x की पावर -1 कर देंगे इसे, वो इस तरीके से, और यूवी मेथड लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये डिवाइड वाला मेथड है, इसका भी फॉर्मूला होता है u अपॉन v मेथड, इसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये अपना अंश होता है, हमें पता है भैया, ऊपर वाली चीज अंश, नीचे वाली चीज हर, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हर ऐसे का ऐसा ही अंश का अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है, अंश ऐसे का ऐसा ही हर का अवकलन माइनस
आपका अब हर ऐसे ही रहेगा और अंश का अवकलन कर देंगे, ठीक है, यानी कि u ऐसे ही, फिर v का अवकलन माइनस v ऐसे ही u का अवकलन, और फिर नीचे जो हर होता है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे ऐसे वाले सवाल में। तो अब सवाल पे आते हैं। मान लो ये दिया था सवाल साइन एक्स अपॉन एक्स। तो देखो सबसे पहले हमें पता है जो भी हमारा हर होगा हमें उसका तो स्क्वायर कर देना है नीचे, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया एक्स का, ठीक है। फिर हम ऊपर आते हैं u ऐसे ही, u क्या है अपना ऊपर ये u होगा और ये v है अपना, तो साइन एक्स ऐसे ही। अब किसका हम लोग कर रहे हैं, x का, v का, यानी कि अवकलन कर रहे हैं। v यहाँ पे क्या है x का, तो x का अवकलन भैया x ही रहता है बीच में माइनस, अब v ऐसे ही रहेगा, v यहाँ पे क्या है x, तो x ऐसे ही। u का अवकलन, u साइन x मान रखा है, साइन x का अवकलन होता है cos x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे अवकलन के मेन सवाल मैंने फॉर्मूले वाले और किस तरीके से इनको फॉर्मूले को सॉल्व भी करते हैं वो भी करा दिया, ठीक है। एक ये वाले उसमें मुझे डाउट लग रहा है तो वो देख लेंगे, कमेंट करके बताना ये वाला सही है या नहीं। एक में डाउट लग रहा है इसमें थोड़ा मुझे, यहाँ पे शायद से ए भी आ सकता है, तो ऐसे तो सही है, ठीक है। तो सारे सवाल बता दिए। तो अब आपको तैयारी करनी है, वीडियो को शेयर करना है और ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ आपको पूरा मटेरियल मिलेगा और बिल्कुल टॉप क्लास, ठीक है। तो ढंग से नोट्स बनाओ, तैयारी करो, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। केवल कंपटीशन लेवल, सॉरी केवल बोर्ड लेवल तक नहीं बल्कि और हाई लेवल की स्टडी करनी है यार। कुछ सीखना है फिजिक्स में, फील लेना सिखाएंगे आप फिजिक्स में आप लोग को, तो ठीक है। अब आगे ताक्षणिक चाल पे वीडियो बनेगी, तो थैंक यू।